तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की भर्तियों की। एक नोटिस है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की और दूसरी नोटिस है 4543 उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो नए छात्र हों, सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए नोटिस को। उसके बाद में यूपीएसआई का जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हुआ है परीक्षा को लेकर के, उसको देखें। तो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से लगातार 3-4 भर्तियां आई हैं। एक तो दरोगा भर्ती सबसे पहले आई थी, उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए वैकेंसी आई, फिर एएसआई गोपनीय लेखा लिपिक की वैकेंसी आई और फिर पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी आ गई और होमगार्ड भर्ती भी। तो बहुत सारी भर्तियां भर्ती बोर्ड से चल रही हैं। कुछ के आवेदन चल रहे हैं, कुछ की परीक्षाएं होनी है और उसी क्रम में जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी है, इसके लिए आवेदन 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी के क्रम में आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2025 के ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने का अवसर प्रदान किए जाने के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो रहे आग्रहों के दृष्टिगत अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु 16 जनवरी को 6 बजे से लेकर के 18 जनवरी तक आप लोग आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये केवल एक बार मौका दिया जा रहा है और इसके लिए आप लोगों को उसी वेबसाइट पर जाना होगा। लेकिन कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं इसमें कि अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में ओटीआर से प्राप्त किए गए फेच विवरण तथा अपलोडेड फोटो को संशोधित नहीं कर पाएंगे। बाकी चीज़ें आप लोग बदल सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन में कोई गलतियां हुई हों कंप्यूटर ऑपरेटर के शैक्षिक अर्हता, योग्यता आदि से संबंधित, तो आप लोग जाकर के उसको अभी आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर कोई मौका दूसरा नहीं मिलेगा। और अगर आपने कोई गलती, देखिए कभी भी किसी भी भर्ती में, किसी भी वैकेंसी में 2 गलतियां आप लोग कभी मत करिए, नहीं तो फिर दुनिया में कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। मैं सभी विद्यार्थियों से हमेशा कहता रहता हूं, एक तो आप लोग अपने आवेदन में कोई गलती ना करें, खासतौर से डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम की स्पेलिंग, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा, और फिर शैक्षिक अर्हता वगैरह। यानी कि आवेदन में तो, आवेदन पत्र में तो आप कोई भी गलती करें ही ना, सीधी सी बात है। नहीं तो फिर दुनिया की कोई भी कोर्ट, आप लोग इंटरनेशनल न्यायालय भी पहुंच जाएंगे तो वहां से भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए। और दूसरी गलती आपको नहीं करना है, जब एग्जाम आप देते हैं तो उस ओएमआर में, वहां पर अगर आपने कोई गलती किया, दूसरी सीरीज भर दिया, रजिस्ट्रेशन गलती कर दी, रोल नंबर गलत भर दिया, तो वहां छेड़छाड़ कोई भी नहीं कर सकता, बाद में न पहले। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो इसलिए अगर आपने गलती कोई करी हो तो उसको अभी आप सुधार लें, आपके पास मौका है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। 4543 पदों पर जो वैकेंसी आई है, देखिए अभी बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे, बहुत दिन से पूछ रहे हैं, सर पद बढ़ गए हैं क्या। जब तक मुझे ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली तब तक मैं नहीं बताऊंगा, और मुझे अभी तक पद बढ़ने की कोई जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, जो पद है आप यही पदों को मानिए और आराम से तैयारी करिए, कंफ्यूज ना रहिए। अब देखिए पिछली बार कितनी धांधली हुई थी, लड़कों ने कितना आंदोलन किया। हमने भी बहुत सारे वीडियो बनाए, 100-150 वीडियो बनाए होंगे करप्शन को लेकर के। 300-400 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं यूपीएसआई में। अब तक गिरफ्तारियां हो रही हैं घोटाले को लेकर के। कुछ विद्यार्थी एग्जाम के समय पकड़े गए, कुछ विद्यार्थी ट्रेनिंग के समय पकड़े गए, कुछ विद्यार्थी ट्रेनिंग के बाद पकड़े गए। लगभग 300 के आसपास गिरफ्तारियां हुई थी दरोगा भर्ती में। और तो वो ऑनलाइन परीक्षा भी थी, ऑनलाइन परीक्षा में घोटाले हुए थे, केबल वेबल जोड़ करके, स्क्रीन शेयरिंग करके, बहुत तरीके से ऑनलाइन में घोटाला हुआ था। इसीलिए अब तौबा कर लिया है भर्ती बोर्ड ने। अब ये परीक्षाएं अब ऑफलाइन हो रही हैं। तो ये ऑफलाइन परीक्षा किस तरीके से होगी उसको लेकर के यहाँ पर आज विस्तृत जानकारी दी है। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें सभी विद्यार्थी। अब यहाँ पर ये जो नोटिस जारी हुई है, इसमें बताया गया है कि वही पहले की तरह 160 प्रश्न और 400 अंकों की परीक्षा होगी। समय मिलेगा 2 घंटे का और क्या क्या पूछा जाएगा वही सिलेबस है। हिंदी है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है और मैथ है। यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर ये रीजनिंग। तो संख्यात्मक, मानसिक योग्यता और परिचय, सब 40-40 प्रश्न आएंगे। 4 चौको 16, 160 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम अंक 100 अंक के हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेक्शनल कट ऑफ भी होता है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। तो लिखित परीक्षा के 4 भाग होंगे, या आपने 4 भाग देख लिया। यहाँ पर रीजनिंग, ऊपर मैथ और फिर मूल विधि, संविधान और सबसे ऊपर हिंदी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.5 अंक है। यहाँ पर जैसे 2.5 अंक है तभी तो आपका 100 अंक हुआ, 40 का 100।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक आपको लाने पड़ेंगे। 100 अंक में आपके 35 अंक होने चाहिए। अगर आपने एक भी सेक्शन में यहाँ पर 34 आपके नंबर आ गए और यहाँ आप 100 में 100 भी ले आएंगे ना, तो भी आप पास नहीं हो पाएंगे। ये नियम है। और एक चीज कि टोटल का 50% कम से कम होना चाहिए, चाहे जितना टफ पेपर आ जाए। अगर इससे कम नंबर है तो विद्यार्थी को पास नहीं किया जाएगा। तो टोटल तो लगभग हो ही जाते हैं 50% से ज़्यादा, लेकिन सबसे जो कठिन वाला मामला होता है वो ये होता है। इसलिए आप लोगों को जो पढ़ाई है वो संतुलित करनी है। ऐसा नहीं है कि केवल मैथ ही मैथ लगाए पड़े हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस किए पड़े हैं। ये ज़्यादातर जो असफल विद्यार्थी होते हैं उनके पीछे यही कारण होता है कि उनका सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी एग्जाम के पार्ट्स होते हैं सब में कमांड नहीं होता है। कोई विद्यार्थी मैथ में महारत हासिल होता है, किसी को इंग्लिश में महारत हासिल होती है, कोई जीएस पढ़ता रहता है। और जीएस में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो खाली करेंटें पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। एक भी चीज़ किसी भी भर्ती में अगर आपकी कमज़ोर है तो आप उस भर्ती से बाहर हो गए। क्योंकि मैथ वाला भी मैथ में 40 में 40 नहीं कर पाएगा, रीजनिंग वाला भी 40 में 40 पूरा नहीं कर पाएगा। आप चाहे जितना पढ़ लें 8 महीना 10 महीना, चाहे जितने बड़े मास्टर हो जाएं, आप 40 में 40 नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे और क्या जानकारी दी गई। हाँ, तो यही है कि ये जो पेपर है आपकी लिखित परीक्षा जो होगी वो OMR बेस्ड होगी। यहाँ पर क्लियर कर दिया है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा के माध्यम पेन और पेपर OMR आधारित होगा। और नीचे आ जाइए और कुछ देखते हैं क्या चीज़ें इन्होंने दी हैं। 3-4 पेज के नोटिस हैं। तो जो आपको मिलेगा उत्तर पत्रक, उसमें प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे। जिस उत्तर को सही समझते हैं उसको चुन लीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही उत्तर चुने। उसके बाद में जो OMR है वहाँ पर गोला भर दें। OMR उत्तर पत्र गोला भरने के लिए केवल काला और नीला बाल पॉइंट, यही 2 पेन यूज करना, यही होता ही है। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और OMR उत्तर पत्र क्रमांक, ये दोनों को आप लोग मिला लीजिएगा। जो OMR का जो नंबर पड़ा होगा और जो आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगी उसका नंबर 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कक्षा निरीक्षक को बताइए कि मैटर बिगड़ गया है। अभ्यर्थी द्वारा OMR उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका ये सब प्रविष्टियां काले नीले बाल पॉइंट पेन से भरना अनिवार्य है। और OMR उत्तर पत्रक के भाग ए में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को न भरने, गलत भरने की हालत में OMR उत्तर पत्र की जांच नहीं की जाएगी और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। मैंने वीडियो को पहले ही बताया था जब कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A की बात हो रही थी, फॉर्म संशोधन की। तो ये 2 गलतियां तो वैसे भी विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है कि आपने अगर OMR में कुछ चीज़ें भरी दी हैं, कोई गलती की है, तो आप उसको स्वयं जिम्मेदार हैं और आपका भर्ती निरस्त हो जाएगा। किसी भी त्रुटि के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। ये सब सारी जानकारी नीचे यहाँ पर ये दी गई है। एक प्रश्न के अलावा किसी दूसरे विकल्प में अगर आपने कुछ टिक लगाया, कुछ निशान लगाया है, तो उसको भी गलत उत्तर माना जाएगा। यही सब जानकारियाँ ये बताया भी गया उदाहरण के रूप में किस तरीके से आपको ये भरना है पूरा। अब चूँकि OMR से पेपर हो रहा है ना, इसको लेकर के जानकारी दी गई है। यहाँ पर इसके नीचे ये बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तारीख को होगा, कितनी पालियों में होगा। लिखा है आपका एग्ज़ाम 14 मार्च और 15 मार्च को होगा। विभिन्न प्रश्न पत्रों के 4 पालियों में आयोजित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। निश्चित तौर पर जब कई पालियों में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन लागू ही होगा, उसकी कोई बात उसमें नई बात नहीं। और किस तरीके से सामान्यीकरण होगा उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई। ये नीचे वो फार्मूला भी बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।